गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो उन हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हों या तो अभी सीजीएल का एग्ज़ाम जुलाई के मंथ में आने वाला है उनकी तैयारी कर रहे हों, या तो सीएचएसएल का भी अगस्त के मंथ में होना है या तो उनकी तैयारी कर रहे हों। ये मॉक टेस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और मेनली ये मॉक टेस्ट मैं एनसीसी गर्ल्स कैडेट के ऊपर फोकस करके बना रहा हूँ जिन्होंने सिलेक्शन पोस्ट के जरिए जीसीआई का फॉर्म अप्लाई किया है। तो ये है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6। इसके पहले मैंने 5 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। मैथ्स के आपके 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, मतलब जो आपका फेज 10 का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी प्रीवियस ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा ये हमारा है मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब क्लास 10th लेवल का। अभी तक आपने ग्रेजुएशन लेवल का कंप्लीट कर लिया 4 मॉक टेस्ट, देख गए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी लेवल का भी मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया और उनके क्वेश्चन को भी देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये है हमारा मैट्रिकुलेशन लेवल का, मीन्स क्लास 10th लेवल का। आप इसे भी एक बार सॉल्व करो और देखो कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल का आता है उससे ज़्यादा लेवल, क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल में ज़्यादा हार्ड रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप केवल ग्रेजुएशन लेवल का ही सॉल्व करके जा रहे हैं। जितने भी फेज में क्वेश्चन हुए हैं, फेज 10 में जितने भी हुए हैं, चाहे तो वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या तो हायर सेकेंडरी लेवल का हो या तो मैट्रिकुलेशन लेवल का हो, बस केवल आपको इतना ही सॉल्व करके जाना है। अगर आप इतने क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करके जा रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो जो किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आपका एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा, एक तो हिंदी में आएगा दूसरा इंग्लिश में, तो दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है 3 वस्तुएँ प्रत्येक 400 रुपये की दर से खरीदी जाती हैं, मतलब हर एक वस्तु को कितने रुपए की दर से खरीद रहा है, 400 रुपये। तीनों वस्तु के लिए 400 रुपये दे रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट कितना दे रहा है, 1200 रुपये। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब जो पहली वस्तु थी 400 रुपये में खरीदा उसको 10% उन्होंने हानि पे बेच दिया, और अन्य 2 वस्तुओं को बेचा जाता है ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। मतलब ये हो गया हमारा वस्तु पहला, इसको हम पहला मान रहे हैं। ये हो गया बी, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया फाइनल वाला सी। सो समझ गए आप यहाँ पे क्या करना है, देखो किस तरीके से करना है। इसको हमें मान लेना है पहला, ये वाला वस्तु जो है पहला हो गया, और ये वाला जो बचा है हमारे पास ये 2 वस्तु हो गए। ये पहले को क्या कर रहा है, 10% के लॉस पे बेच रहा है। पहले को क्या कर रहा है, ये 10% के लॉस पे बेच रहा है। दूसरे को क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन जो ओवरऑल है ये सी वाला क्या है, सी वाला हमारे पास है ओवरऑल, ये सी वाला ओवरऑल है। इस ओवरऑल पे उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए। मतलब आप अपने माइंड में सोचो कि आपने 3 वस्तुएं माइंड से खरीद के, मार्केट से खरीद के लाई, 3 वस्तुओं को खरीद के लाया और तीनों का मूल्य 400 रुपये था, तो टोटल आपने कितने रुपए दिए होंगे, टोटल खरीदने में आपने 1200 रुपये दिए होंगे। अब आप उसे खरीद के अपने शॉप पे लाए। अब आपको जब सामान बेचना हुआ तो आपने पहले सामान को 10% के लॉस पे बेच दिया, मतलब 400 का लाए थे 10% के लॉस पे बेच दिया। फिर दूसरे और तीसरे सामान को कितने दाम पर बेचो आप कि ओवरऑल आपको 20% प्रॉफिट हो, मतलब 1200 रुपये पे 20% प्रॉफिट हो। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसको चाहिए 20% का प्रॉफिट। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो बी वाला है ये तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं कि समझो ये 2 वस्तुओं को x% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। इसे क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास आ जाएगा -10। कितना, -10। आप परसेंट भी लगा सकते हो या आप बिना परसेंट के ही सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों कितना आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस का 2x। कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा प्लस का 2x इक्वल टू ओवरऑल कितना चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए 3 वस्तुओं पे, तो ये कितना हो गया 60।
यहाँ पे अगर परसेंट भी लगाते तो परसेंट आपस में कट जाता। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, जब ये 10 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यहाँ से 70 हो गया। x की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 35, x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए कि फिर से बताऊं, देखो एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या करना है, इन्होंने कोई 2 वस्तुएं खरीद के लाई, 3 वस्तुएं खरीद के लाई। पहला वस्तु मैंने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तीसरे को सी मान लिया। उन्होंने बोला है कि जो पहला वाला है फर्स्ट वाले को 10% के लॉस पे बेच दिया है, तो मैंने इसे 10%, ये माइनस क्या दर्शा रहा है, लॉस दर्शा रहा है, 10% के लॉस पे बेच दिया। सेकेंड वस्तु के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है, बल्कि बोला है कि जब तीनों वस्तु को हम बेच देंगे, जब तीनों आर्टिकल को सेल कर देंगे तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट जो है 20% मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट जो है 20% मिलना चाहिए। तो तीनों वस्तु को जो है यहाँ पे 20% का प्रॉफिट दिला दिया। ये प्लस क्या दर्शा रहा है, प्रॉफिट को। अब इन दोनों वस्तु के बारे में नहीं बोला है कि सेकेंड और थर्ड को कितने रुपए में बेचें, तो मैंने यहाँ पे मान लिया x% के जो है प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये 10 आ गया, 2 में जब x का मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ गया, 3 में जो है 20 का मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू 35 निकल के आई, यही इसका जो है राइट आंसर हो गया। इसे आप और भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसे सिंपल मेथड से कर सकते हैं, या तो जिस तरीके से आपने क्लास 8, 9, 10 स्कूल मेथड में पढ़ा था x मान के भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इसका ये जो मैं करा रहा हूँ सबसे बेस्ट मेथड इसका यही है। इसमें कैलकुलेशन पार्ट भी आप देख रहे हो कितना कम है, यहाँ पे कोई कैलकुलेट नहीं करना है, और प्लस इसका बहुत जल्दी आंसर भी आ जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है देयर आर 5 नंबर। कितने नंबर हैं, यहाँ पे 5 नंबर हैं, तो कोई भी 5 नंबर बना लो। समझ लो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, 5 नंबर हो गए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि द सेकेंड नंबर इज़ 25% मोर देन द फर्स्ट और थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, 25% मोर देन है, किससे, फर्स्ट और थर्ड नंबर से। मतलब फर्स्ट नंबर ये वाला है और थर्ड नंबर ये वाला है, इससे ज़्यादा जो है सेकेंड नंबर 25 है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड को क्या कर रहा हूँ, इसको भी 100 मान ले रहा हूँ। अगर इसको 100 मान लिया तो सेकेंड वाला नंबर क्या है, सेकेंड वाला नंबर फर्स्ट और थर्ड नंबर से 25% ज़्यादा है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। और थर्ड वाले नंबर के बारे में बोला है कि ये भी 100 है। मतलब मैंने एक को लेट किया, किसको लेट किया, पहले वाले को, ए वाले नंबर को लेट किया, उसके हिसाब से हमारे पास बी वाला आ गया 125। और सी वाले के बारे में भी यही बोल रखा था कि जितना सी वाला है उससे ज़्यादा जो है बी 25% ज़्यादा है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो और आगे देखो क्या बोला है। चौथी संख्या, जो ये चौथा नंबर है, चौथी संख्या तीसरी संख्या की 5/4 है। अब तीसरी संख्या है कितनी, तीसरी संख्या 100 है। यहाँ पे 100 का 5/4 कितना होगा, 100 × 5/4। ये कटेगा यहाँ से 25 चौका 100, 25 पंचे 125। इसका मतलब ये जो संख्या दिया गया है ये भी हमारे पास कितना है, 125 है। कितना आ गया, 125 आ गया। अब आगे बोला है पांचवी संख्या तीसरी संख्या का 3/2 है। तीसरी संख्या हमारे पास क्या दिया है, तीसरी संख्या दिया है 100। ये 100 का 3/2 कितना आएगा, 100 × 3/2, यहाँ पे आ गया 50। तो ये कितना हो गया, 150। यहाँ पे कितना आ गया, 150। ये हमारे पास संख्याएं आ गई। यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गई संख्याएं। अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग है तो बिना इसको किए, जितना मैं ये सब कर रहा हूँ ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। अगर थोड़ा वीक है तो आप बेसिक से भी यहाँ पे जा सकते हो। पाँचों संख्याओं का औसत क्या है, हमसे पूछा है पांचों संख्याओं का औसत क्या है। यदि पहली संख्या 40 है, मैंने पहली संख्या कितनी मानी है, यहाँ पे देखो पहली संख्या तो यहाँ पे हो गया 100। पहली संख्या आ रहा है हमारे पास 100, और ये बोल रहा है 100 नहीं है, पहली संख्या कितनी है, 40 है। तो इसको क्या करो, एक बार इसको सबको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई मतलब ये किससे कट रहा है, देखो 25 से कट रहा है, 25 100 का 100, 25 पंचे 125, फिर 25 100 का 100, फिर 25 पंचे, फिर 25 छक्के। देखो यहाँ पे आ गया, ये कौन से रेशियो में आ गया, 4:5, 4:5:6, इस रेशियो में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन इजी हो गया। यहाँ पे 4 की जगह पे क्या बोल रखा है, 4 की जगह पे जो है 40 बोल रखा है। 4 की जगह पे कितना बोला है,
4 की जगह पे हमारे पास 40 बोला है, मतलब 10 टाइम्स जो है ज़्यादा बोला है। तो हर एक को 10 टाइम्स ज़्यादा कर दो। जब हर एक को 10 टाइम्स ज़्यादा करोगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। इन सबको जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो 60 और 40, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 और 40 मिलके 100, 50 और 50 मिलके 100, 200 हो गया। और ये 40 कितना आ गया, 240 आ गया। डिवाइड बाई किससे करना है, 5 से करना है। तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 आ गया। यहाँ पे इस मेथड से भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप जो है 25% का फ्रैक्शन बोल लो और उससे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड किस तरीके से आप कर सकते हैं, एक बार मैं उसे भी हिंट कर दे रहा हूँ। देखो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये हो गया 1/4। और दूसरे जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है देखो 5/4, तो ये हो गया 5/4, 5/4 हो गया। उसके बाद पाँचवीं संख्या 3/2 दिया है, 3/2। अब हमें क्या करना रहता है, ये जो नंबर दिया है, ये जो नीचे आया है डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम लेना रहता है। इनका एलसीएम लो और जो एलसीएम आए वही नंबर को वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर इससे भी निकल के आ जाएगा। दोनों से सेम टाइम लगने वाला है और सेम एफर्ट लगने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप बेसिक से जाओ और अपना आंसर एक्यूरेट लेके आओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो थोड़ा टाइम लगेगा ही इसको सॉल्व करने में। और ऐसा नहीं है कि वीडियो जो है 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। टोटल आपको 25 क्वेश्चन समझाना रहता है, तो उसके हिसाब से वीडियो 1 घंटे से, हर एक वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा ही जाएगी। और आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि अ सम ऑफ 6045, मतलब 6045 रुपये है, इज डिवाइडेड एमंग ए बी सी। ए बी सी में डिवाइड करना है, सच दैट ए इज शेयर डिमिनिश्ड बाई 10 रुपीज़। डिमिनिश मतलब किसी को कम कर देना, मतलब ए के शेयर में 10 रुपये कम कर दे रहा है, बी के शेयर में 15 रुपये कम कर रहा है, और सी के शेयर में कितना कर रहा है, 20 रुपये कम कर रहा है। ऐसा करने से इनके पास रेशियो जो है 5:4:3 में आ जा रहा है। तो ओरिजिनल सेल आपको किसका बताना है, बी का ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। एक तो हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा सी हो गया। अब इनके बारे में जितना रुपए कम किया है उतना रुपए इनसे कम करवा दो। यहाँ पे देखो ए के रुपए में कितना कम किया है, ए के रुपए में बोला है 10 रुपये कम कर देते हैं। सेम इसी प्रकार बी में कितना कम कर रहा है, बी के रुपए में इन्होंने बोला है कि 15 रुपये इसमें कम कर देते हैं। और सी के रुपए में क्या बोल रखा है, सी के रुपए में अगर 20 रुपये कम हो जाए, इतना रुपये कम कर दिया। अब रुपए कम करने के बाद इनका रेशियो 5:4:3 में है, तो ये 5:4:3 आ गया। इतना रुपए कम कर दिया। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 6045। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना है, 6045, प्लस इसमें से कितना रुपए माइनस किया, एक तो 10 रुपये ये किया, 10 हो गया, 20 यहाँ, 20 10 30 10 40 बाद 45, 45 रुपये माइनस कर दिए, बचा कितना, 6000 रुपये। मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि जो मैंने यहाँ पर ये रुपए डिवाइड किया है, ये जो रुपए डिवाइड किया है ये इसकी वैल्यू है, 6000 की वैल्यू है। तो यहाँ से ऐड कर लो कितना आ रहा है, 5 4 9 1 10 2 12, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ से 6000 रुपये। यहाँ पे एक जीरो और रहेगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 12 पंचे 60, यहाँ से डबल जीरो, एक की वैल्यू आ गई 500। अगर एक की वैल्यू 500 है तो बी के बारे में पूछा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 रुपये। 2000 रुपये कौन सा प्राइज आ गया, 2000 रुपये वो वाला प्राइज आ गया जब हम 15 रुपये इसमें कम किए थे। क्या किए थे, ये जो 15 रुपये है इसको निकाल लिए थे, तब उसको जाके 2000 रुपये मिला था। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल हिस्सा पूछा है, ओरिजिनल हिस्सा इसमें 15 रुपये और ऐड करके बताना पड़ेगा। जब आप 2000 रुपये में 15 रुपये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2015 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हमसे पूछ लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे जो 15% दिया है इसका सक्सेसिव फाइंड कर लो, अगर सक्सेसिव नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो आप रेशियो मेथड से भी इसको कर सकते हो। तो मैं इसको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ, रेशियो मेथड से ही ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा और कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं रहेगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 15 लिखना है, ये परसेंट की जगह 1/100 करना है, परसेंट की जगह क्या लिख देना है 1/100 करना है। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ से 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, कितना आ गया 3/20। अब ये जो 3/20 आ गया, 20 तो होता है हमारा प्रिंसिपल, जो नीचे वाला है ये क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल, और ऊपर वाले को हम कहते हैं इंटरेस्ट। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, मतलब अगर 20 रुपये प्रिंसिपल है, मूलधन 20 रुपये है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 3 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, तो टोटल हमारा मिश्र धन अमाउंट कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दो। यहाँ से 20 रुपये है, कितना रुपये 20 रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है 3 रुपये, मतलब 23 रुपये हो जा रहा है। ये हो गया 1 साल का। ऐसे कितने साल में निकालना है, यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 साल का, तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, सेम दूसरे साल का भी होगा। यहाँ पे ये हो गया 20 और ये कितना आ जाएगा 23, ये 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। 20 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा, और 23 का क्यूब आपको याद ही होगा 529 होता है, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। यहाँ पे हमारे पास ये जो आ गया है, ये आया है क्या, प्रिंसिपल आया है, ये क्या आ गया है, ये प्रिंसिपल आया है, और जो 529 है ये क्या आया है, अमाउंट आया है। मतलब 529 में ये 400 प्रिंसिपल तो ऐड ही है, प्लस इसमें 129 रुपये 129 रुपये इंटरेस्ट भी ऐड है, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे 400 नहीं है, प्रिंसिपल इन्होंने बोला है कि 2800 रुपये है। तो 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2800 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई 4 सत्ते, मतलब एक की वैल्यू आ गई 7 रुपीज़, एक की वैल्यू कितनी आ गई 7 रुपीज़। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है, यहाँ से देखो अमाउंट कितना है 529 रुपये है, इसमें जो है क्या क्या ऐड है, इसमें तो प्रिंसिपल ये 400 रुपये ऐड है प्लस इंटरेस्ट ऐड है, तो इसमें से 400 रुपये माइनस कर दो, जब 400 रुपये माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 129। ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब इस इंटरेस्ट में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ से जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट डिफरेंट है, तो 9 सत्ते 63, कितना यूनिट डिजिट जा रहा है, 3 यूनिट डिजिट जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। 903 रुपये इसका इंटरेस्ट आ गया। तो ये है इसका सबसे अच्छा मेथड और सबसे इजी मेथड। अगर आप यहाँ पे सक्सेसिव निकालते तो उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा रहता, और कोई दूसरा मेथड ट्री मेथड अप्लाई करते तो वहाँ पे भी कैलकुलेशन पार्ट रहता, लेकिन इस रेशियो मेथड से देखो कितना बहुत कम ही कैलकुलेशन पार्ट है। एक तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ा प्लस इन दोनों का, उसके बाद एक की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली 400, यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, केवल यूनिट डिजिट से हमारा काम चल गया। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि किस भी तरीके से, हमें केवल आंसर से मतलब है, पूरा सॉल्यूशन से नहीं। केवल हमारा आंसर आ गया, उसके बाद फिर मार्क्स आपको, अगर पूरा सॉल्यूशन करोगे फिर भी 2 ही नंबर मिलने वाले हैं, अगर केवल आप आंसर करके जा रहे हो, केवल आंसर लगा के टिक लगा दे रहे हो, फिर भी 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो, आपका सही हो गया, फिर भी वहाँ पे कोई पूछने वाला है नहीं कि आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं, फिर भी 2 ही नंबर मिलेंगे। तो किसी भी तरीके से आप अपना आंसर निकालो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का दिया है, बस केवल इसमें सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, केवल सिंप्लीफाई करना है। तो क्या बोल रखा है, x माइनस वाई का 60%, मतलब 60/100, ये हो गया। इक्वल टू क्या बोला है, इक्वल टू बोल रखा है 45, यहाँ पे 45 x प्लस वाई अपॉन 100, ये हो गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, x का जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो x का जरा वैल्यू फाइंड करके बताओ यहाँ पे कितने आने वाला है। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो जो जो पहले कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया।
यहाँ से 5 से कैंसिल हुआ, 5 9 45, यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। अब देखो कितना आ रहा है, ये हो गया x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई इंटू 3/5 इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे है x प्लस वाई इंटू 9/20। अब यहाँ से भी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, ये देखो 3 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, 5 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, ये इतना आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 3x/4 प्लस 3y/4। यहाँ पे अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x y का रेशियो यहाँ से कितना आ जाने वाला है। अगर आप यहाँ से x/y निकालोगे तो x y का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 7/1। कितना आ गया, x अगर 7 है तो y कितना है, y हमारे पास 1 है, इतना यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब आगे इसमें क्या करना है, अब आगे जो है यहाँ पे ये जो चीज़ पूछा है उसका आंसर फाइंड कर दो। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे पूछा है, अब पहले k का निकालना पड़ेगा। k के बारे में क्या बोला है, y कितना है हमारे पास 1 है, इक्वल टू k%। k मतलब k% का वैल्यू मतलब 1/100। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बोला है y इक्वल टू k%, y इक्वल टू k%, तो ये हो गया 7/100। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आएगा, k इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 100/7, ये आ गया k का वैल्यू। अब जब k की वैल्यू आपके पास आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100/7 इंटू 49/100, ये हो गया इसका, ये इससे कट गया, ये 7 से कटा कितनी टाइम, 7 बार। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ गया। देखो ये है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का सवाल, तो इसमें आप कोई ना यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते आप, ना कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पूरा इसी तरीके से सॉल्व ही करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगा उतने जल्दी आप जो है आंसर को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने एक लूप होल छोड़ा था, अगर जो उसको पकड़ पाएगा उसका आंसर जो है विदिन अ सेकेंड आ जाएगा। किस तरीके से, ये क्या लूप होल है मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, क्या पूछा है, k का 49%, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, k का 49%, 49% मतलब 49/100। मतलब ये 7 को देखो, 7 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, 7 को क्या लिखा जा सकता है, 7 इंटू 7। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जहाँ पे 7 का मल्टीपल दिया है। तो केवल अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप जो है लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर एक रोज मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो केवल ये सब बिना किए, इतना फिर करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। इसी से केवल आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। केवल 3 से 4 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते। लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड इस क्वेश्चन पे देना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ये भी है हमारे पास CI और SI का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे बोल रखा है एक राशि को x% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से रखा गया है। कोई एक अमाउंट है, उसको बताया नहीं है कितना है। यहाँ पे रेट बता रखा है x% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज। किसके बारे में बोला है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में रखा गया है 3 साल के लिए। टाइम के बारे में क्या बोला है, टाइम यहाँ पे जो है 3 साल है। अगर यह x+1% हो जाता, कितना x% था, अब उससे बढ़ के x+1% हो जाता तो उसे 48 रुपये ज़्यादा मिलते। अगर मान लो आपने किसी से पैसा उधार लाए, अब पैसा उधार लाए तो वो कितने % पे दे रहा है, आपको 10% पे दे रहा है। अगर फिर से वही पैसा आप दूसरे से उधार लेते तो वो मान लो 11% के हिसाब से लेता। वो पहला वाला बंदा 10% के हिसाब से दे रहा है, कि बोल रहा है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10 रहेगा। दूसरे वाले के पास आपने गए तो वो बोला कि जो है 11% से। तो यहाँ पे कितने % का फ़र्क आ गया ना, 1% रेट ज़्यादा ले रहा है, तो उसी रेट के हिसाब से आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम वही बोला है कि x% पहले था, उसके बाद कितना हो गया, x+1% हो गया।
इसके लिए उसे 48 रुपये जो है ज़्यादा देने पड़े। तो राज हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे ज़रा देखो, सिंपल इंटरेस्ट, ये किस पे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज किस पे चलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे चलता है। मतलब अगर ये 3 साल के लिए केवल x% लगाता तो कितना उसे ब्याज देना पड़ता, 3 साल के लिए x% लगाता तो 3x ब्याज देना पड़ता। कितना ब्याज देना पड़ता, यहाँ पे हमें 3x ब्याज देना पड़ता। लेकिन वो बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, वो यहाँ पे बोला कि अब जो है इसका डिफरेंस किससे निकाल लो, इसका जो है डिफरेंस यहाँ पे 3 साल के लिए x + 1% से मैं दे रहा हूँ, और इसी का डिफरेंस जो है यहाँ पे 48 रुपीज़ दे रहा है। x की वैल्यू फाइंड कर लो, ये कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ये हो गया हमारे पास जो है 3x प्लस का 3 इक्वल टू जो है 48, यहाँ पे 48 आ गया। सब जगह जो है परसेंट रहेगा तो यहाँ पे परसेंट लगा दो, ये हो गया परसेंट। 3x% से 3x% कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3%। मतलब 3% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 रुपये। 3% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 रुपये। तो 1% का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 1% का वैल्यू होगा 16 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 16 रुपये। तो कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी जो है सम, कोई भी अमाउंट आप उधार लाते हैं तो वो अपने आप में कितना रहता है, 100%। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 16 के बाद 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया, 1600 रुपये। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। इन्होंने बोल रखा है कि कोई x% की दर से, आप समझो किसी बैंक में गए, वहाँ से 100 रुपये उधार लाए। अब बैंक वाला क्या कर रहा है, आपको जो है 10% के हिसाब से ब्याज दे रहा है, और फिर से आप दूसरे बैंक के पास गए, वहाँ से भी 100 रुपये ब्याज लाए, 100 रुपये जो है उधार लाए, और वो जो है 11% के रेट के हिसाब से दे रहा है। तो यहाँ पे रेट में देखो, पैसा तो आपने सेम लाया, पैसे पे कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन रेट में डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आया, 1% का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। कितने का, 1% का जो है डिफरेंस आ गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे बोला है, मतलब अब जब आप इंटरेस्ट चुकाने जाओगे दुकानदार को, तो यहाँ पे कितने रुपए चुकाओगे, यहाँ पे केवल 10 रुपये चुकाओगे, और यहाँ पे कितने रुपए दे के आओगे, यहाँ पे 11 रुपये दे के आओगे। मतलब 1 रुपये आपका ज़्यादा चला गया। सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन में बोला है कि x% के हिसाब से उन्होंने 3 साल के लिए पैसा लाया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 3x देना पड़ेगा, 3x% देना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार अगर उसने इंटरेस्ट में x% जो दे रहा था 1% बढ़ा दिया, x + 1% कर दिया, अब इंटरेस्ट आपको 3 साल में कितना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। और इसी का डिफरेंस दे रखा है 48, तो ये डिफरेंस लगा के मैंने 48 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो ये प्रिंसिपल का 100% कितना आ जाएगा, 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे डिविजिबिलिटी रूल पे पूछा है। किसका डिविजिबिलिटी रूल, 72 का। जब भी 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो इसमें क्या करना रहता है, इसमें हमें पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना रहता है। कौन कौन से 2 पार्ट में, एक तो 9 × 8। कौन कौन से 2 पार्ट में, 9 × 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 9 8 कितना होता है, 72। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, सबसे पहले जो है देखना रहता है 8 का। पहले किसका देखेंगे, 8 का। यहाँ पे पढ़ो, ये जो है नंबर दिया है, ये कुछ इस तरीके का नंबर दिया है, 72 से डिवाइड है। तो x के मैक्सिमम मान के लिए ये आपको अपने माइंड में रखना है कि x का जो है सबसे बड़ा वैल्यू लेना है। यहाँ पे मतलब x के सही कई सारे वैल्यू जो है निकल के आएंगे, उसमें से x का सबसे बड़ा वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। तो देखो यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं। कितने डिजिट को, पहले, दूसरे, तीसरे, 3 डिजिट को चेक करके 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं। तो 3 डिजिट यहाँ पे देखो क्या है, 5x2, ये हो गया 5, एक बार x, एक बार 2। इसको 8 से डिवाइड करके देखो, 8 से ये कब डिवाइड होगा, यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ो। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। मतलब कितनी बार जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखो 8 छंग 48, ये 8 छंग 6 बार ले जाओ, उसके बाद यहाँ पे 48 लिखो। अब इस x की जगह पहले आपने 0 मान रखा है, यहाँ पे 0 मान लो। यहाँ पे 0 है तो 10 में से 8 जाएगा 2, ये कट गया। अब यहाँ पे 22 आ गया, कितना आ गया, ये 2 यहाँ पे निकल के आ गया। अब 8 का टेबल पढ़ो कि ये 22 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। 8 तिरिक 24, क्या 22 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, 8 से ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है।
जब आपको पता चल गया कि ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो 0 रखे थे इसको 0 को हटा के आपको यहाँ पे एक एक 0 से लेकर 9 तक नंबर चेक करना है। इस x की जगह पर क्या करना है, 0 से लेकर 9 तक जो है डिजिट को चेक करना है कि कौन सा डिजिट रखने पर यहाँ पे पूरी तरीके से ये नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है। जब 1 को रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 32, 8 चौक 32। यहाँ पे देखो ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। मतलब हम x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह 1 रख सकते हैं। अब हमें आगे चेक करना है, यहाँ पे x के बारे में और क्या बोला है कि x का सबसे बड़ा वैल्यू फाइंड करना है। हो सकता है 1 की जगह और कोई नंबर रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें तो भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 1 आ गया, अब क्या करना है, इसमें केवल 4 ऐड करना रहता है। प्लस का 4 ऐड कर दो, प्लस का 4 ऐड करोगे मतलब 5। ये 5 भी अगर x की जगह हम 1 न रख के 5 भी रखें तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार आप डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे 5 रख दो, कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो गया। कितना बचा यहाँ पे बच गया हमारे पास 7 बच गया, 8 9 72। देखो ये भी डिवाइड हो जा रहा है, 72 भी डिवाइड हो जा रहा है। अब इसी प्रकार 5 में भी 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, हमारे पास x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 9 ही हो सकती है। ये है x की सबसे बड़ी वैल्यू। तो अब x का मान तो फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या लगाना पड़ेगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भी नंबर दिया है उसमें जितने भी ऐड करने पे 9 आ रहे हैं उनको रिमूव करते जाओ। देखो ये 9 अपने आप में कट जाएगा, यहाँ से 7 और 2 कट जाएगा, ये 5 और 4 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आया, x की जगह 9 आया है तो ये 9 भी कट जाएगा। 7 और y की जगह क्या रखूँ कि ये जो है नंबर जो है किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऑलवेज इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो साथ में 2 को ऐड कर दो तो y की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब किसका वैल्यू पूछा है, 2x माइनस वाई, x की जगह पे क्या है, 9 है तो 9 दूना 18 और -2 कितना आ गया इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका आ गया सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया, 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस पे दिया गया है, ये पूछा है टाइम एंड वर्क पे। तो जरा इसको आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आने वाला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए एक कार्य का 80% 12 दिनों में समाप्त करता है। ए एक कार्य का कितना परसेंट, 80% जो है 80% कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कार्य का 80% मतलब 80% कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 12 दिनों में, वो पूरा कार्य 100% कितने दिनों में समाप्त करेगा। 100% निकालने के लिए हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट अभी आप सोच नहीं सकते, तो इसको दोनों से डिवाइड कर दो। किससे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 20% आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये हो गया 20% कार्य कितने दिन में कर पा रहा है, 3 दिन में कर पा रहा है। तो 100% कार्य कितने दिन में करेगा, 100% मतलब टोटल वर्क कितने दिन में करेगा। यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा, अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 डेज में। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कंप्लीट कर पाएगा। कितने दिनों में, ए एक कार्य को जो है पूरा कंप्लीट करने में उसको 15 दिन लग रहे हैं। अब जो है आगे बढ़ो, यहाँ पे आगे इसमें क्या बोला है, ए जो है कितने दिनों में कर पा रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर पा रहा है। और बी के बारे में इन्होंने बोल रखा है कि बी जो है किसी कार्य का 20% 2 दिन में कर पा रहा है। अगर 20% 2 दिन में कर पा रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा। 20 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100% पहुँच जाओगे। तो 5 में 2 में भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें टोटल वर्क निकालना रहता है। टोटल वर्क मतलब क्या होता है कि ये जो है दोनों टोटल वर्क कितना करेंगे, तो इन्हीं का एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए और सबसे छोटा हो, कितना आ गया, 30 आ गया। ये हो गया टोटल वर्क, इसको कहते हैं हम टोटल वर्क। मतलब टोटल वर्क 30 यूनिट दिया गया है। इतना निकालने के बाद फिर इसमें एफिशिएंसी निकालना रहता है। एफिशिएंसी म्हणजे क्या है, एफिशिएंसी मतलब होता है कि इनकी कार्य क्षमता क्या है, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो जो ये टोटल वर्क आया है इसी को जो है 15 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया। सेम इसी प्रकार बी का निकालना हो तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
मतलब एक दिन में ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना आया है? टोटल वर्क आया है 30 यूनिट करना है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। क्या कर रहे हैं? ये ए और बी जो है एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों मिल के काम करेंगे लेकिन केवल कितने दिन तक? बी जो है 2 दिनों के बाद छोड़ दे रहा है। मतलब ए और बी केवल 2 दिनों तक मिलके साथ काम कर रहे हैं। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में ये 2 यूनिट कर रहा है और ये 3 यूनिट कर रहा है। एक दिन में तो टोटल ये 5 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 10 वर्क। मतलब ये दोनों ने मिलके 10 यूनिट काम किया। कितना काम किया? 10 यूनिट काम किया। उसके बाद बी भाई साहब ने काम को छोड़ के चले गए, तो टोटल जो है 10 यूनिट काम कर लिया। अब काम बचा कितना है? काम हमारे पास केवल बचा है 20 यूनिट करना है। अब आगे क्या बोल रखा है? ए काम करना जारी रखता है। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ए क्या बोल रहा है? अब जो है काम ए जारी रखता है। काम कौन कर रहा है? जब बी भाई साहब छोड़ के चले गए तो काम को ए कर रहा है। और काम कितने दिनों में बोल रहा है पूरा होगा? ए एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? ए एक दिन में जो है केवल 2 यूनिट काम कर रहे हैं और उनको काम कितना करना है? टोटल 20 यूनिट करना है। तो कितना दिन लगेगा? यहाँ से कट कर दो, ये आ गया 10 डे। मतलब कितना दिन लग गया? 10 दिन तो ये हो गया, 10 डेज ये हो गया, प्लस 2 दिन न इन्होंने मिल के काम किया है, तो टोटल कितने डेज आ गए? टोटल आ गए 12 डेज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या बोला है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। मतलब कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस 600 रुपये है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस पूछ रखा है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा और इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता और इससे नीचे आएगा भी नहीं, इससे ऊपर ही आएगा तो आएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ये जो 20 दिया है और 10 दिया है ये क्रमिक छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला है? 20 + 10 - 20 × 10/100। यहाँ से सॉल्व कर लो, टोटल डिस्काउंट कितना आ रहा है? ये 20 और 10 कितना हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ये कट गया, यहाँ से कितना हो गया? 2। 30 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 28%। मतलब टोटल डिस्काउंट कितना है? टोटल डिस्काउंट हमारे पास है 28%। अब 600 का 28% कितना आएगा? 600 28/100 ये हो गया। यहाँ से ये 6 आ गया, 7 × 8 = 56। यहाँ पे 6 आ गया, कैरी 5, 6 दूना 12, 4 16 1 17। मतलब 176 रुपये। कितने रुपए छूट मिले? 176 रुपये छूट मिले 600 रुपये के सामान पे। तो बेका कितने में होगा? यहाँ पर बेका होगा 432 रुपये में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर अलजेब्रा का क्वेश्चन एमटीएस में या तो इसमें जो मैट्रिकुलेशन एग्जाम का होता है नहीं पूछा जाता। लेकिन देखो यहाँ पे कितना बढ़िया जो है क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने अलजेब्रा का। इस क्वेश्चन को आप केवल बेसिक मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इसमें देखो यहाँ पर एक इक्वेशन ये दिया है। कितना इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये हो गया और थर्ड इक्वेशन ये हो गया। मतलब 3 इक्वेशन दिए हैं और वेरिएबल भी कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। 3 इक्वेशन और वेरिएबल कितने? वेरिएबल भी 3 दिए हैं। तो इसमें कोई जुगाड़बाजी मेथड नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को 0 पुट कर दूँ या 1 पुट कर दूँ, इसको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है? y² किसके बराबर है? zx के बराबर है, तो y की वैल्यू पूछी है। देखो अब zx हमें मिलेगा कहाँ से? zx कैसे मिलेगा? कुछ ना कुछ जो है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो zx आप कहाँ से पा सकते हैं? ज़रा ये पहले वाले इक्वेशन को देखो, यहाँ से हम zx निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं y को उस तरीके ले जाऊँ, x + z यहाँ पे लिख दूँ, x + z कर दिया, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। और जो है ये 5 - y हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमें जो है zx मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? जब इनका हम स्क्वायर खोलेंगे कैसे आ जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा x² के पास प्लस z² प्लस 2xz। कितना आ गया? 2xz यहाँ पे आ गया। देखो ये zx मिल गया ना, जो यहाँ पे था zx आ गया। अब सेम इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? 25 आ जाएगा प्लस जो है y² माइनस 10y। इस इक्वेशन को अब सॉल्व करो। यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारे पास? ये देखो x² रहेगा ही रहेगा,
यहाँ पे ये जेड स्क्वायर भी रहेगा। इस एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्स वाई की जगह हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। ये जो एक्स जेड लिखा है यहाँ पे, जो ये एक्स जेड लिखा है, एक्स जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई स्क्वायर दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने आप में हो जाएगा 2y स्क्वायर। कितना हो गया, 2y स्क्वायर। अब सेम जो है इस वाई स्क्वायर को हम इक्वल टू के इस साइड ला रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बचा क्या, 25 माइनस 10y। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा और जब ये दोनों माइनस होगा तो क्या बचेगा, केवल हमारे पास ये माइनस होने के बाद बचने वाला है वाई स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 21। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इक्वल टू 25 माइनस 10y। ये हो गया 10y। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10y इधर ही रहने दो और 21 को इक्वल टू के उस साइड ले जाओ। तो ये प्लस में है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ बच गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 4/10। 4/10 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो y की करेक्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रखा है और यहाँ पे भी बोला है x का सबसे बड़ा मान लेना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इसे अपने खुद से सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर कितना आया। जो पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पे डिजिट चेंज कर रखा है। वहाँ पे 9 डिजिट दिया था, यहाँ पे 11 डिजिट। 72 से ही डिवाइड करना है और x का सबसे बड़ा मान लेना है। फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अगर आप अब भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो समझो अभी आपको ये जो इस बार का फेज 11 एग्जाम आने वाला है तो उसे आप क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन अभी 2 से 3 बार मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ अपने हर एक मॉक टेस्ट में मिला के। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या पूछा है, ये पूछा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। बोला है एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेन बना रखा है जो 600 मीटर लंबी ट्रेन है। ये जो है इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को, यहाँ पे देखो ये जो है रेलवे लाइन हो गया, यहाँ पे एक व्यक्ति मैंने ये खड़ा कर रखा है, एक व्यक्ति ये खड़ा हो गया। पार करने में गुजरने में लगने वाला समय, ये ट्रेन जा रही है, यहाँ से समझो ये ट्रेन आ रही थी। अगर रेलवे लाइन पे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, ये कब पार करेगी, जब ट्रेन अपनी पूरी लंबाई चल लेगी। ट्रेन क्या करेगी, जब अपनी पूरी लंबाई चल लेगी तो इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी मतलब टाइम, चाल मतलब स्पीड। ये हो गया टाइम अपॉन स्पीड। टाइम कितना ले रहा है, दूरी कितना ले रहा है, दूरी इसकी अपनी ही दूरी रहेगी 600 मीटर। उसके बाद फिर स्पीड कितना ले रहा है, यहाँ पे स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है। ये कट गया यहाँ से, ये आ गया कितना, ये आ गया 20 बार। ये किस में आ गया, ये हमारा अभी इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं आपको याद ही होगा। क्या करना है, यहाँ पे 18/5 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मीटर अपॉन सेकंड में आ जाएगा। 5 चौक हो गया 20, 18 चौक 72। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एवरेज से पूछा है। यहाँ पे बोला है कि 6 भाइयों की औसत उम्र 15 साल है। कोई 6 ब्रदर हैं, उनकी जो है एवरेज एज कितनी दे रखी है, 15 साल। अगर एवरेज एज 15 साल है तो उनके एज का सम कितना होगा। एज का सम यहाँ पे कितना आएगा, एज का सम किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे 15 में जो है 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 6। इनके एज का सम कितना आ गया, 90 साल। मतलब हर एक भाई के अगर एज को मैं ऐड करूँ, 6 भाइयों के एज को ऐड करूँ तो कितने साल के निकलेंगे, 90 साल टोटल आ रहा है। अब इसके आगे इन्होंने बोल रखा है कि सबसे छोटे भाई की आयु 5 वर्ष है। जो सबसे छोटा भाई है, यहाँ पे 6 भाई को बना लो, A B C D E F। अब आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे सबसे छोटे भाई की एज क्या बोल रही है, 5 वर्ष है। ये जो सबसे छोटा वाला समझ लो A है, इसका एज कितना है, 5 साल है। तो सबसे छोटे भाई के जन्म के समय, जो सबसे छोटा भाई जब पैदा हुआ था तो उस समय 5 भाइयों का औसत आयु क्या थी। मतलब आप समझ लो 6 भाई हो
और 6 भाई की जो है एवरेज एज इस समय सबकी अगर एज को मैं मिला दूं तो कितने 90 साल हो रहे हैं। इसके बाद बोल रखा है जब आपका सबसे छोटा वाला भाई पैदा हो रहा था तब आपका एवरेज एज जो है क्या था, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो मतलब ये अभी कितने साल का हो गया, ये 5 साल का हो गया। जब ये 5 साल बड़ा होगा तो मतलब हर एक जो है 5 साल जो है बड़े बड़े हो जाएंगे। ये भी 5 साल बड़ा रहेगा, ये भी 5 साल, ये भी 5 साल। ये जब 1 साल का था तो इसमें 1 साल बड़ा होगा, सी में भी 1 साल बड़ा होगा, डी में भी 1 साल बड़ा होगा, ई में भी 1 साल बड़ा होगा, एफ में भी 1 साल बड़ा होगा। इसी तरीके से छोटा वाला भाई आज कितने साल का हो गया है, 5 साल का हो गया है। तो हर एक भाई के एज में 5-5 साल का जो है वृद्धि हुआ रहेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना बढ़ गया, टोटल जो है वेट कितना बढ़ गया, 5 5 10 5 15 5 चौक 20 25 30 साल बढ़ गया। और ये 90 साल है, 90 में से इस 30 को माइनस कर दो, कितना आ गया यहाँ पे 60 साल। मतलब जब उसका ये छोटा वाला भाई पैदा हुआ था तो इन लोगों का एज, पाँचों जन का एज कितना था, 60 साल था। तो इन्हीं का एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड कर दो, कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 12, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पूरा शुरू से क्लास फिर 6 पढ़ो, 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 9 पढ़ो, 10 पढ़ो, इतना बुक आपको मैथ का पढ़ना पड़ेगा, तब आपका जाके बेसिक क्लियर होगा। क्योंकि ये 6 7 8 9 10th का ही मैथ है। और यहाँ पे ये मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूँ मैं, और मॉक टेस्ट में पूरा एकदम बेसिक से एक्स मान के वाई मान के तो मैं सॉल्व नहीं करा सकता। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सिलेक्शन लेना है तो इसी मेथड से आपको माइंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ज़रा इसे पढ़ो और आंसर बताओ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक कोई विक्रेता है जो सामान को खरीदता है और बेचता है। एक विक्रेता 60 किलोग्राम चीनी, कितना, 60 किलोग्राम चीनी 25 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदी। मार्केट गया और 60 किलोग्राम चीनी खरीद के ले आया और 1 केजी का मूल्य कितना था, 25 रुपये केजी था। उसने अपनी कुल मात्रा का 60%, अब कुल मात्रा का 60% मतलब क्या है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 60% लिख लो इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब हर बार मैं ये 60 इंटू 1/100 करके नहीं बताऊंगा, सीधा देखो ये अपॉन 100 में जाएगा, अपॉन 100 में जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 3, यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 5, ये आ गया 3/5। मतलब 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया कितना, 3/5। ये हो गया टोटल क्वांटिटी, कितना आ गया, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गया। और ये जिसके बारे में बोला है 5 का जो है 60% कितना हो गया, 3 हो गया। ये हो गया 60%। 60% 30 रुपये किग्रा की दर से बेचा, मतलब वो जितना सामान लाया उसका 60% क्या किया, 30 रुपये किलोग्राम की दर से जो है बेच रहा है। कुल मिलाकर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रॉफिट कितना प्राप्त करना है, उसे प्रॉफिट जो है ओवरऑल 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। शेष को किस कीमत पे बेचना चाहिए, तो इसके पहले भी अभी मैं ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोला है ये 3, ये जो है 3%, ये कितना है, ये जो उन्होंने खरीद के लाया ये 60 वाला, 60% को कितने रुपए में बेच रहा है, 30 रुपये में। ये हो गया 60%, 5 का 60% टोटल कितना है, 5 है, 5 का 60% 3 को कितने में बेच रहा है, 3 को बेच रहा है 30% में, कितने में, 30 रुपये पर केजी में। ये हो गया 30 रुपये पर केजी। प्लस उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बचा कितना है, टोटल तो हमारे पास है 5 और उसने 3 को जो है 30 रुपये में बेच दिया, तो बचा कितना, बचा यहाँ पे केवल 2 ही केजी, कितना बचा, 2 केजी बचा। और इस 2 केजी को पूछ रहा है किस मूल्य पे बेचे, मान लो x मूल्य पे बेचे, इक्वल टू टोटल कितना है 5 केजी। और इस 5 केजी को खरीद को कितने में ला रहा है, कितने रुपए में खरीद के ला रहा है, 25 रुपये में, तो मल्टीप्लाई बाई 25। अब ओवरऑल कितना चाहिए उसे, ओवरऑल जो है 30% प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे 30% का प्रॉफिट दिला दो। 30% का प्रॉफिट मतलब 130/100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, जो आपका x का वैल्यू आ जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कैसे होगा, ये 25 से कट गया 100, यहाँ से 100 कट गया। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो और क्या कटने वाला है, एक बार इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे आ गया 90
प्लस ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे कितना आने वाला है, ये देखो 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, उसके बाद 2 पंचे 20, 65, ये 2 आ गया तो 65 × 5/2 इतना आ रहा है। प्लस आगे क्या करना है, इसमें से 90 को माइनस करना है। यहाँ पे 90 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 90 को माइनस कर रहे हो तो ये कितना आने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 25 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 2 32, यहाँ पे 325 माइनस 180/2, ये कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 5 आ जाएगा, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 3 आएगा, 1 आएगा, 135/2 कितना आ गया, 135/2। अब 135/2 को क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे जब आप 2 से, एक तो ये 2 रहेगा, यहाँ पे सॉरी 135 ने 145 आ रहा है, कितना आ रहा है 145, 145/2 आ गया। प्लस ये वाला 2 जब आप इधर ले जाएंगे तो ये भी जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब इसे 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटने पे 36.25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये आप बस केवल इतना जब इक्वेशन बना ले रहे हैं, ये जो इक्वेशन बन गया इसके बाद केवल कैलकुलेशन पार्ट ही करना है। तो कैलकुलेशन पार्ट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, या तो जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ इस तरीके से भी कर सकते हो। ऐसा करने से आपको इजी रहेगा और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे 2 लिखा है फिर मैं फिर से इक्वेशन बनाऊँ, फिर दोबारा इस 2 को यहाँ पे ले जाऊँ, तो डायरेक्ट एक बार में जितना आया इस 2 को भी इधर ले जाओ और अपना आंसर पा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको सबसे अच्छा मेथड बताऊंगा जो विद इन अ सेकेंड आपका आंसर दे पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, यहाँ पे क्या करो आप, देखो जो बोल रखा है, इन्होंने ये बोल रखा है कि एक वस्तु को 1008 रुपये में बेचने पर ए को उतनी ही हानि हुई। समझो, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आपने कोई सामान खरीद के लाया, आपने 100 रुपये का सामान खरीद के लाया, अब क्या कर रहे हैं कि उसको 80 रुपये में बेच दे रहे हैं। कितने रुपए में बेच दे रहे हैं, 80 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो आपको हानि कितने रुपए की हो रही है, यहाँ पे हानि 20 रुपये की हो रही है। 100 रुपये के सामान लाए, 80 रुपये में बेच दिया तो 20 रुपये की हानि हो गई। अगर वही आप 20 रुपये में न बेच कर, 80 रुपये में न बेच कर 120 रुपये में बेच देते, क्या मैं बोल रहा हूँ, 100 रुपये का सामान लाए, 80 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपये का लॉस हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया। अगर वही सेम सामान आप 80 रुपये में न बेचकर 120 रुपये में बेचते तो कितने का लाभ होता, पहले 20 रुपये का हानि हो रहा था, अब जो है 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। सेम यही यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे मान लो टोटल सामान की जो है कीमत कितने रुपये थी, 100 रुपये। कितने रुपये थी, सामान की कीमत 100 रुपये थी। अब 100 रुपये में उसे 20% लाभ पर बेचना है। 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए में बिकेगा, 120 रुपये में। अगर कोई सामान आप जो है 100 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, 20 रुपये के लाभ पे बेच रहे हैं तो कितने रुपए में बिकेगा, 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो यहाँ पे 20 रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा, 120 रुपये में बेच दिया। और बोल रहा है कि ए को उतनी ही हानि हुई, मतलब यहाँ पे 20 रुपये का अगर लाभ हो रहा है तो एक जगह पे इन्होंने बोला है कि 20 रुपये का लॉस भी हो रहा है। अगर 20 रुपये का लॉस हो रहा है तो कितने रुपये में बिका, 80 रुपये में बिका। और ये 80 रुपये की वैल्यू यहाँ पे 1008 बोल रखी है। कितना बोला है, 80 रुपये का वैल्यू कितना है हमारे पास, 80 रुपये का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1008 रुपये बोल रखा है। फाइंड किसका क्या करना है, अब यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना है, 100 रुपये है, तो 1008/80 डिवाइड बाई 100। यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये 0 0 से कट गया, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 4 बार, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 के बाद 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। यहाँ पे 252 × 5 कितना हो गया इसका सीपी, 5 दूना 10, 25 1 26, कैरी 2, 5 दूना 10 2 12, 1260 रुपये ये आ गया इसका सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1260 रुपये। अब ये 1260 रुपये के सामान को कितने में बेच रहा है, 1354.50 पैसे में। कितने में, 1354.50 पैसे में। तो देखो आंसर जो है काफ़ी दूर दूर दिया है, कितने में दिया है, दूर दूर दिया है। तो इसको 350 न मान के पूरा कितना मान लेते हैं हम, 3355 रुपये मान लेते हैं। अब देखो कितना यहाँ पे लॉस हमारे पास लाभ हो रहा है। अगर मैं 3355 इसमें से माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 5,
यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये कितना बच रहा है, ये यहाँ पे 0 0, मतलब 95 रुपये का लाभ। 95 रुपये का लाभ कितने पे हुआ, 1260 रुपये पे। तो 100 रुपये पे कितना होगा, अब कैलकुलेट आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आने वाला है, ये 0 0 से कट गया। उसके बाद फिर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, ये 63 हो गया। उसके बाद फिर जब ये 63 हो गया तो क्या करोगे आप, लगभग देखो ये कितनी बार, ये 10 बार तो जाएगा नहीं, ये ना 10 बार जाएगा ना 8 बार जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट अब आपको यहाँ पे सब कुछ मेथड अप्लाई करना है। एक तो अप्रॉक्स वैल्यू अप्लाई करना है, प्लस आपने यहाँ पे देख रहे हो ये 63 जो है 95 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो अप्रॉक्स वैल्यू दे रखा है 8% और 10% जाएगा नहीं। 10% तो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मतलब 12.5% भी नहीं जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, किसी भी तरीके से जुगाड़बाजी करके आपको आंसर आपको लाना ही पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व भी करते हो तो भी 7.5 आएगा, अगर आप अप्रॉक्स मेथड से सॉल्व करते हो तो भी 7 पॉइंट आएगा। तो अच्छा मेथड यही है कि आप अप्रॉक्स सॉल्व करना सीख लो, थोड़ा माइंड को अपने तेज करो, मल्टीप्लिकेशन याद करो, टेबल याद करो, प्लस स्क्वायर और क्यूब याद करो, तो फटाफट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है, 16.5 kg है। मतलब छात्रों की संख्या नहीं दे रखी है, बस केवल औसत वजन के बारे में बोला है कि इतना है। जब 8 छात्र जिनका औसत वजन 65 kg है, 8 छात्र जिनका वजन कितना है 65 किलोग्राम है, ये क्या करते हैं, कक्षा में शामिल होते हैं। 8 छात्र नए कक्षा में शामिल हुए जिनकी एवरेज एज कितनी थी, 65 एवरेज थी, तो सभी छात्रों के औसत वजन में 0.9 kg की वृद्धि हो जाती है। तो जितना उनका औसत वजन था, औसत वजन कितना था, 16.5 kg था, तो इसमें 0.9 kg की वृद्धि हो गई। अब पूछा है छात्रों की कुल संख्या, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई होगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। कौन सा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आप इसे एलिगेशन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। टोटल छात्रों को मान लो, मैंने मान लिया टोटल छात्र जो है n है, कितने मान लिए, टोटल छात्र n है, और इन टोटल छात्रों का जो है एवरेज एज कितना दे रखा है, 16.5। टोटल छात्रों का एवरेज एज 16.5, और यहाँ पे 8 छात्र नए शामिल हो रहे हैं, 8 स्टूडेंट नए शामिल हो रहे हैं, इनका एवरेज एज कितना है, इनका एवरेज एज है जो है 65। ये इतना आ गया। अब आगे यहाँ बीच में कौन सा नंबर लिखना रहता है, बीच में हमारे पास ऐसा नंबर आना चाहिए जो ओवरऑल को दर्शा रहा है। तो ओवरऑल को क्या दर्शा रहा है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n+8 का वैल्यू, मतलब n को ऐड ही करना है, प्लस ये जो 8 नया है इनको भी ऐड करना है। तो 16.5 तो पहले था, 60.5 पहले था, इसमें 0.9 की वृद्धि हो गई, तो ऐड कर दो। ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 61.4। तो यहाँ पे कितना रहने वाला है, 61.4। अब डायरेक्ट इनमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखो, इसमें से माइनस करके यहाँ लिखो। ये देखो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस करो आप, कितना आएगा, यहाँ पे आ रहा है, ये आ जाएगा 3.6 आ रहा है, और इस वाले जगह पे आ रहा है हमारे पास 0.9। ये आ गया रेशियो। अब रेशियो को सिंप्लीफाई कर दो। देखो रेशियो में यहाँ पे एक अंक के बाद 0 है तो 0 अपने आप हटा दो, यहाँ पे भी एक अंक के बाद है तो 0 हटा दो, मतलब डिजिट सेम है और 0 उसके बाद आ रहा है तो हटा दो। ये देखो 9 से कट जा रहा है, कितनी बार, 9 चौक 36, 9 एक के 9, कितना रेशियो आ गया, 4:1। और यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी बोली है, इसी एक की वैल्यू इन्होंने बोल रखी है 8। ये हो गए, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो टोटल नए स्टूडेंट यहाँ पे कितना पूछा है, कक्षा में अब कुल छात्रों की संख्या, पहले एक की वैल्यू 8 आ गई। पहले कितने छात्र थे, अगर पहले का पूछता तो पहले 4 छात्र थे, लेकिन अब टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 4 और 1 मिला के 5 हो गए हैं। तो एक की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंचे 40। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो गया, 40 इसका राइट आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करके बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है। ये केवल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट किस बेस पर है, ये आपका जो है मैं इसको आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी ये सॉल्व करना है आपके लिए। यहाँ पे क्या बोल रखा है, किसी संख्या को मान लो x, 3/8, 3/8 मतलब 3/8 के आधे, हाफ मतलब क्या हो गया है, 1/2,
का छठा पार्ट मतलब 1/6 इक्वल टू कितना आ गया 20। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो भी आएगी उसका 40 पॉइंट निकालना है, 40% निकालना है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेट में केवल एक ही ऑप्शन होगा, चौथा वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सम नंबर नहीं है। जो भी आंसर आएगा इवन नंबर होना चाहिए, तो ये इवन नंबर नहीं था। 3 ऑप्शन में से कोई आपका एक करेक्ट आंसर हो सकता है। ये आपके लिए HW है, इसे आप सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि आपका आंसर यहाँ पे कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पे है कि यहाँ पे आय बोला है, एक्सपेंडिचर बोला है, और किसका रेशियो पूछा है, हमारे पास सेविंग का रेशियो पूछा है। तो इसके लिए केवल आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू आप कितना पैसा कमाते हैं, ये होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग प्लस क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मतलब आप जितना रुपए कमा रहे हैं और जितना रुपए खर्चा कर रहे हैं, जितना रुपए कमा रहे हैं जितना रुपए खर्चा कर रहे हैं, वही आपकी इनकम है। इनकम इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनकम इक्वल टू आ जाएगा सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। कितना रुपए आप कमा रहे हैं और कितना रुपए खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है ए और बी, 2 बंदे हैं ए और बी। ए को यहाँ पे बना दो, बी को यहाँ पे बना दो। इनके आय, इनके इनकम का रेशियो कितना बोला है, इनकम का रेशियो बोल रखा है 5:3। ये है इनके इनकम का रेशियो, यहाँ पे इनकम का आ गया। उसके बाद फिर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना बोला है, 9:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पे बना दो 9:5। और पूछा किसके बारे में है, पूछा है इनके सेविंग के बारे में, तो सेविंग हमें यहाँ पे निकालना है। अब क्या आएगा, अब क्वेश्चन को पढ़ो और देखो इसके बारे में और क्या जानकारी दी गई है। यदि बी की आय, जो ये बी है, बी कहाँ पर है, यहाँ है, इसकी आय ये जो 3 है, आय कितनी है, 3 है। बी की आय ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय कितना है, ए का व्यय है, एक्सपेंडिचर है 9। मतलब ये बोल रहा है कि जो ये बी की आय है 3, ये ए के जो है एक्सपेंडिचर 9 के बराबर होना चाहिए। लेकिन बराबर कहाँ है, ये तो 9 है, ये 3 है, तो हमें इस 3 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 तिरिक का 9, यहाँ पे 9 आ गया। और सेम इसी प्रकार ये कितना हो गया 9, और ये यहाँ पे कितना आ गया 5। ये देखो 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर हो गए। जो क्वेश्चन में बोल रखा था ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। इसका जो है आय बराबर हो गया और इसका जो है व्यय बराबर हो गया। अब सेम इसमें से माइनस कर दो, सेविंग का रेशियो आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, ये 6 हो जाएगा, और ये 9 में से 5 जाएगा 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, कितना आ गया 3:2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, इसमें भी केवल सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ आता होगा, क्योंकि ये एक है बोर्ड मास, सिंपल रूल है, बोर्ड मास से सॉल्व कर सकते हैं या तो आप सिंप्लीफाई से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट यही है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो समझो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एग्जाम पास करने के लिए। तो ये आप भी सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएंगे कितना आने वाला है। मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 3/8 आने वाला है। आप सॉल्व करो और चेक करोगे क्या आपका आंसर 3/8 आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, ये है मेंसुरेशन से सवाल। इसमें बोला है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर, क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक क्या है गोला है, स्पेयर है, उसको पिघलाकर क्या कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बेलन का ढाल बनाया जाता है। अब आपको यहाँ पे गोले के आयतन और बेलन के आयतन के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, यहाँ पे केवल इसके वॉल्यूम आयतन को बराबर करना रहता है। तो एक बार इसे ज़रा आप समझ लो। यहाँ पे ये देखो मैंने एक गोला बना रखा है और यहाँ पे एक बेलन बना रखा है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आयतन को v से दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाएंगे, v से दर्शाएंगे। 4/3 πr3, 4/3 πr3 इसका जो है फॉर्मूला होता है। गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr3, और ये r क्या दर्शा रहा है, r हमारे पास दर्शा रहा है रेडियस। अब इसी प्रकार बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन
ये v किसको दर्शा रहा है, v हमारे पास दर्शाता है आयतन को। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर किसको दर्शाता है, रेडियस को, एच किसको दर्शाएगा, हाइट को। यहाँ पे ये इसकी रेडियस दे रखी है, इसमें ये रेडियस है इसकी दोनों, और यहाँ पर ये इसकी हाइट है। तो आर रेडियस, एच हाइट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। इस पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गोले का आयतन क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे अब डायरेक्ट इन दोनों को बराबर कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब ये हो गया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे ये हो गया। अब जो कट रहा है कट कर दो, फिर वैल्यू पुट कर दो। देखो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस आर को इस वाले आर से कैंसिल कर दो, यहाँ पे केवल एक ही आर बचाओ। ये आर की वैल्यू अलग अलग दी गई है। आर की वैल्यू आप देख रहे हैं कि एक जगह 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरी जगह 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आर को हम कैंसिल नहीं करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 4/3, यहाँ पे 4.2 इंटू 4.2 इतना आ गया, और प्लस यहाँ पे कितना आएगा, आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच। यही हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जो यहाँ पे 6 दिख रहा है, इस 6 को जो है इस तरफ लेके आओ, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 6 इंटू 6। अब सिंप्लीफाई इसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितनी टाइम में कटेगा। अगर मैं इससे काट रहा हूँ तो ये जो है 4, यहाँ पे ये कट गया, 2 3 6, 2 3 6, 4 चला गया। अब 3 से इसको काटोगे तो कितनी टाइम जाएगा, 1.4। सेम इसी प्रकार 1.4, यहाँ पे भी 1.4। तो क्या आंसर निकालना है हमें, यहाँ पे आंसर ये फाइंड करना है कि 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 का मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आने वाला है। तो इसको आप क्रॉस से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3, इतना बड़ा तो आंसर जाएगा नहीं, और न ही 1.8 हो सकता है, न 3 तक जा सकता है, और 2 से छोटा भी नहीं होगा, 2 से बड़ा जाएगा। तो ये 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो ये हो गया 1.96 इंटू 1.4। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है हमारे पास, यहाँ पे जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे लगभग 2.69 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 2.7 के करीब चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ये भी सिंपल इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ रखा है। तो आपके मैट्रिकुलेशन लेवल में एसएससी जीडी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, या तो एमटीएस वाला एग्जाम दे रहे हैं, या सिलेक्शन पोस्ट का जो है मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि ज़्यादातर नंबर सिस्टम से सवाल, नंबर सिस्टम मतलब एडवांस नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा से प्लस ट्रिग्नोमेट्री से, इन सब से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये केवल फोकस करता है अरिथमेटिक पार्ट पे, और यहाँ का अरिथमेटिक पार्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल से काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपका अरिथमेटिक काफ़ी अच्छा बन जाए, और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसे बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखो, इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने लगो। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे जो पूछा है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। इंटरेस्ट के रूप में बोला है 13,005 मिलने चाहिए, तो ये हो गया 13,005। प्रिंसिपल क्या बोल रखा है, प्रिंसिपल बोल रखा है 10,200, ये हो गया 10,200। रेट कितना बोला है, रेट जो है 17.5 बोला है। टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन 100, ये हो गया अपॉन 100। अब इसको कट पिट कर दो, ये 0 0 से कट जाएगा। यहाँ पे अब कितना आने वाला है, देखो ये सब आएगा तो 102 इंटू 17, कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो और बताओ आपका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, ये कितना आंसर हमारे पास देगा। अगर इसे आप देखो, ये 17 से कट रहा है, 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जा रहा है हमारे पास, 17 छक्का, उसके बाद फिर 17 सत्ते जा रहा है, 17 सत्ते के बाद फिर क्या जाएगा, 17 छक्का, फिर 17 पंचे, यहाँ पे इतना आ गया। मतलब कट के कितना आ गया, 765 अपॉन 102। उसके बाद किससे डिवाइड कट रहा है, ये जरा आप देखो, ये फिर से 17 से कट रहा है, 17 छक्का, यहाँ पे 6 बार आ रहा है। और जब ये 17 से कटेगा तो कितनी टाइम में जाएगा, यहाँ पे जब ये 17 से काटोगे तो ये लगभग 40 टाइम जा रहा है। अब ये कट जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे ये काटने पे जा रहा है 3 से 15 बार, 3 से 2 बार,
7.5 कितना आ गया, 7.5 साल का टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया, 7.5 साल। अब 7.5 साल मतलब ऐसा नहीं कि 7 साल 5 मंथ, 7.5 मतलब 7 साल 6 मंथ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो सेम इसी प्रकार टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया और दोनों डायरेक्ट वे में नहीं पूछे गए, दोनों इनडायरेक्ट वे में दे रखा है। मतलब उसमें भी इसके पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पे क्या पूछा था, 80% वर्क कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में। तो मतलब हमें 100% का निकालना था। सेम उसी प्रकार यहाँ पे 3/5 बोल रखा है। 3/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 3/5 भाग जो है यहाँ पे 6 दिन में कर रहे हैं। तो इसको पहले हमें पूरा निकालना पड़ेगा कि ये पूरा आएगा कैसे। देखो अगर 3/5 हो गया, इसको कितने दिन में कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं 6 दिन में। ये पूरा काम कितना है, 5 काम है। टोटल वर्क कितना है, 5 वर्क है। और इसमें से 3 वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 वर्क को 6 दिन में कर रहे हैं। तो 1 वर्क को कितने दिन में करेंगे, 2 वर्क 2 दिन में करेंगे। तो टोटल काम 5, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो मतलब 10 दिन। समझ गए आप किस तरीके से निकालते हैं, यही इसका एक तरीका है निकालने का। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, टोटल काम करेंगे 10 दिन में। अब जो है आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ए के बारे में बोल रखा है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कंप्लीट करता है। बी के बारे में बोला है, अब देखो बी वाला निकालो। बी वाला कैसे निकालोगे, यहाँ पे बी वाला बोल रखा है कि बी जो है 2/3 भाग को 12 दिन में करता है। मतलब 2 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो 1 भाग को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। और टोटल कितना है, 3 है। 3 काम को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो ये टोटल 18 दिन में कर रहे हैं। ये आ गया ए और बी का टोटल काम। ये ए एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी काम को उसी 18 दिन में टोटल कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ से निकालना है हमें टोटल वर्क की, टोटल वर्क क्या निकल के आएगा। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90। 90 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो जरा देख लो कितना आने वाला है। ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 18 पंचे 90। मतलब ए का एफिशिएंसी 9 है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। ए और बी ने 5 दिनों तक कार्य किया। ए और बी कितने दिन तक मिलकर कार्य कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, ए और बी मिलके एक दिन में 14 कार्य कर रहे हैं। जब ये 5 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 14 पंचे 70। मतलब 70 वर्क 70 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। और टोटल कितना करना है, टोटल हमारे पास करना है 90 यूनिट। तो माइनस का 70 इसमें कर दो, कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। टोटल रिमेनिंग वर्क ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग वर्क कि 20 यूनिट वर्क अभी बचा है काम को करने के लिए। और 20 यूनिट कौन कर रहा है, 20 यूनिट जो कर रहा है सी अकेले, शेष कार्य को 8 दिन में कर रहा है। मतलब ये 20 यूनिट वर्क सी कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, सी 8 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी, कितना आएगा, 2 से कटा 10 बार, ये 2 से कटा 4 बार, फिर 2 से कटा 5 बार, फिर 2 से कटा ये नीचे वाला 2 बार। कितना आ गया, सी का एफिशिएंसी कितना है, 2.5 है। मतलब ए एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में केवल 2.5 ही काम 2/5 भाग कार्य कर रहा है। अब आगे क्या बोल रखा है, बी और सी मिलाकर कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपको पता है कि 90 यूनिट है। अगर इस 90 यूनिट को बी और सी मिलकर करें, बी और सी मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, बी एक दिन में 5 कार्य करेगा, सी एक दिन में 2.5 कार्य करेगा। तो टोटल कितना काम कर रहे हैं ये दोनों, 7.5 कार्य कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 7.5 कार्य कर रहे हैं। तो अब इसको डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये लगभग 12 टाइम जा रहा है तो 12 डेज। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आज के जितने क्वेश्चन थे मैंने लगभग 22 क्वेश्चन आपके इस मॉक टेस्ट के लिए इनक्लूड किया था। और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन को आप स्किप यहाँ पे नहीं कर सकती कि मैं ये सॉल्व करके नहीं जाऊँगा। और मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट इसलिए कम करा रहा हूँ कि अगर आप मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, मैथ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो रीजनिंग अपने आप आसान हो जाएगा। फिर रीजनिंग में आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए रीजनिंग के कम कराता हूँ। अगर मैथ का 6 मॉक टेस्ट करा रहा हूँ तो रीजनिंग का केवल 3 ही कराऊंगा, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। मेन फोकस आपको मैथ पे करना है। मैथ के बाद रीजनिंग अपने आप स्ट्रांग होती चली जाएगी।
प्लस उसके बाद फिर इंग्लिश भी ऐसा पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंग्लिश पे भी फोकस करना है और जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, केवल करंट अफेयर आपको अच्छे से कर लेना है और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, इसी से आपके एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इतना पार्ट करके जाओ, उसके बाद फिर जीसीआई के लिए आप समझो सेलेक्ट हो जाओगी। जीसीआई के लिए इससे और ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है आपको, इतना ही कर रही हैं आप, फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का है। और बाकी जो दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे, बॉयज़ भी अप्लाई किए होंगे दूसरे पोस्ट के लिए, उनको मैथ्स भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, रीजनिंग भी अच्छे तरीके से करना है, इंग्लिश भी करना है, प्लस जीके जीएस भी उनको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। और बाकी सबका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन जो गर्ल्स जीसीआई के लिए अप्लाई की हैं उनका कट ऑफ कम रहता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत भी करेंगी तो भी उनका इंग्लिश और जीके जीएस का काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो आपको पसंद आएगा ही आएगा। ये मॉक टेस्ट है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पूरा बेसिक करा रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक कहीं से पढ़ रखा है और आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो 100% आपको ये वीडियो समझ में आएगा ही आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब इस बार आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक नहीं हैं। फिर इस बार भले ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। आप पूरी 1 साल अच्छे से बेसिक से हर एक चीज़ को तैयारी करो, फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी अगले साल करना। बाकी जो तैयारी कर लिए हैं, मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। उनको यहीं से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर करना है, जो और किसी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।